हेलो एवरीवन। हमने संधि चैप्टर का रिवीजन आपको करा दिया था, तो आप जान गए हैं कि संधि किसे कहते हैं। वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं व्याकरण में। और संधि विच्छेद यानी संधि द्वारा बने वर्णों को पुनः अलग अलग करना, उसी स्थिति में लाना जैसे वो पहले थे। संधि के पहले संधि विच्छेद कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये 3 संधियां होती हैं, जिनमें स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयाधि संधि। सुन लो वीडियो में एक भी बार। तो ये संधि के बारे में हो गया। आपकी 5 संधियाँ होती हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। बाकी व्यंजन संधि के कुछ नियम जो मैंने आपको समझा दिए थे, और विसर्ग संधि के नियम। व्यंजन संधि यानी व्यंजन वर्णों का किसी स्वर या व्यंजन वर्णों से के मेल से जो परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि भी वही चीज़ होती है, विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल विसर्ग संधि कहलाता है। तो एक्सरसाइज तो मैंने आपको करा ही दिया था, इसमें आपको सारे ट्रिक हैं, तो इसको कुछ रिवीजन की आवश्यकता नहीं है। जो आपको न समझ में आए उसको पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी आपको सिर्फ पढ़ना है रिवीजन से। अब हमारा अगला चैप्टर यानी कि समास, चैप्टर नंबर 6 जो कि है हमारा समास है। संधि के बाद समास आता है शब्द रचना में, तो हमको समास का रिवीजन करना है। तो आज हम समास स्टार्ट करेंगे। समास का अर्थ होता है एक तरह से संक्षिप्त करना। कहने का तात्पर्य है समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ होता है कि शब्दों को, वाक्यों को हम संक्षिप्त करके एक शब्द का रूप दे देते हैं, या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो वाक्य बना है उसको हम एक शब्द में या एक वाक्य, छोटे वाक्य में प्रस्तुत करते हैं, उसको समास कहते हैं। देखिए, समास शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण, अर्थात 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर उनको संक्षिप्त रूप देने की विधि समास कहलाती है। यहाँ पे आप देखिए चौराहा। ये चौराहा का तात्पर्य हमें अच्छे से समझ में आता है। जो 4 रास्ते एक जगह मिले होते हैं उसे चौराहा कहते हैं। अगर हम इसको पूर्ण वाक्य में लिखेंगे, 4 राहों के समूह के मेल से बना चौराहा। और यहाँ पे चौराहा एक छोटे से शब्द से, यानी इसको संक्षिप्त करके एक छोटा नाम दिया गया, चौराहा। माता और पिता, इसको हम संक्षिप्त करके क्या कर देंगे, माता, योजक चिन्ह लगा करके पिता। तो इसी को समास कहते हैं। संक्षेपीकरण या संक्षिप्त रूप देना शब्दों को, वाक्यों को, वही समास कहलाता है। समास रचना में कम से कम 2 पद होते हैं। पद मैंने आपको बार बार बताया है। पद और शब्द में अंतर। जो शब्द कारक चिन्हों के साथ किसी वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं वे पद कहलाने लगते हैं। अलग अलग अकेले होने पर वे सब पद शब्द बन जाते हैं। तो समास में रचना में वही पद, कम से कम 2 पद होते हैं, जिसमें से पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं, तथा इन दोनों के मेल से बने पद को समस्त पद या सामासिक शब्द कहा जाता है। ये तो हो गई समास की बात। जैसे हमने संधि पढ़ा, तो संधि के साथ साथ हम संधि विच्छेद भी पढ़ते हैं। उसी तरह हमें समास के साथ साथ समास विग्रह पढ़ना भी आवश्यक होता है। तो समास विग्रह क्या है? समस्त पद या सामासिक पद को अलग अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। जैसे हमने संधि में देखा कि वर्णों को पुनः अलग अलग करके लिखना संधि विच्छेद कहलाता है।
उसी तरह समस्त पदों को अलग करने की विधि को, अलग करने के तरीके को समास विग्रह कहा जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, समस्त पद है अमृत धारा, पाक पुण्य चौराहा। इसका विग्रह हम करेंगे अमृत की धारा, पाप और पुण्य, 4 राहों का समाहार। ये विग्रह हो गया। फिर अगला आपका है समास के प्रकार, यानी काइंड ऑफ समास। निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 4 प्रकार के होते हैं। सॉरी, 4 प्रकार के नहीं, समास 6 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बुक पढ़ाते समय भी इसी वजह से कहा था कि आपकी बुक में सही नहीं दिया हुआ है, इसमें गलत तरीके से लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इस चैप्टर को आपको नोट्स प्रोवाइड करवाया था। इस चैप्टर का मैंने आपको बुक से नहीं पढ़ाया था, तो इसको आपने जहाँ तक पढ़ा, समास किसे कहते हैं, समास विग्रह क्या है, ये यहाँ तक तो सही है। लेकिन यहाँ से समास के प्रकार से आपकी बुक में कुछ मिस्टेक है, तो इसके वजह से इसको यहीं पे रोकते हैं और आगे मैं आपको अपने अनुसार जो बताऊंगी वो आप सुनेंगे। तो आपने देखा समास किसे कहते हैं, शब्दों को संक्षिप्त करके नया रूप देना समास कहलाता है, और समास विग्रह उनको यथावत अलग अलग पुनः अपने उन शब्दों को अलग अलग अपने स्थान पे रखना समास विग्रह कहलाता है। समास समस्त पद, यानी जो समास हम करते हैं, शब्दों को एक बनाते हैं, उसको समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। और हर समासिक पद और समस्त पद में 2 पद होते हैं। पूर्व पद जो पहले होता है और बाद में जो पद आता है उसको हम उत्तर पद कहते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ से अपनी बुक छोड़ दी क्योंकि उसमें सही तरीके से नहीं लिखा हुआ है, काफ़ी मिस्टेक्स है बुक में, तो मैं आपको अपने तरीके से बताती हूँ। समस्त समास के 6 भेद होते हैं, यानी कि जो समास हमारा है उस 6 प्रकार के होते हैं। पहला समास है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास, द्विग समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ये आपके 6 समास होते हैं। तो पहला हमारा जो अव्ययी भाव समास है, पहले उसके बारे में पढ़ते हैं। जिस समास का पहला पद अव्यय और दूसरा पद प्रायः संज्ञा होता है तथा समस्त पद भी अव्यय ही होता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। और अव्ययी भाव समास में हमेशा प्रथम पद यानी पहला पद प्रधान होता है। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं यथाशक्ति, आजन्म, प्रतिदिन, भरपेट, आजीवन या घड़ी घड़ी। तो मैंने आपको एग्जाम्पल कुछ दिए, जैसे इसमें आप देखेंगे यथाशक्ति, यथा पहला पद अव्यय शब्द है, आजन्म में आ पहला पद अव्यय है, प्रतिदिन प्रति अव्यय शब्द है, घड़ी घड़ी यानी हर घड़ी, घड़ी भी एक अव्यय शब्द है, जीवन भर यानी आजीवन, आजीवन में आ अव्यय शब्द है। इस कारण यह अव्ययी भाव समास बनता है। दूसरा समास आपका होता है तत्पुरुष समास। इस समास का पहला पद संज्ञा होता है, इसका दूसरा पद प्रधान होता है। दोनों पदों के आने वाला परसर्ग का, दोनों पदों में जब समस्त पद हम इसका बनाते हैं तो आने वाले जो नया समस्त पद बनता है उसमें दोनों पदों के बीच में आने वाले परसर्ग यानी कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। मैंने आपको कारक पढ़ाया है, कारक चिन्ह आप जानते होंगे। तो ये जो तत्पुरुष समास है उनमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। समासिक पद या समस्त पद बनाने पर कारक चिन्ह विलुप्त हो जाते हैं और एक नया शब्द आपके सामने आता। कारक चिन्ह आप जानते हैं, को, ने, को, से, के, लिए, काकी, के, में,
इन चिन्हों का लोप हो जाता है। परंतु प्रथम उपसर्ग कर्ता कारक का प्रयोग तत्पुरुष समास में नहीं होता है। यानी हम जो तत्पुरुष समास हमारा है, तत्पुरुष समास में भी 6 प्रकार के समास होते हैं, जिसमें कर्म से लेकर अधिकरण तत्पुरुष तक का प्रयोग कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। करण से लेकर अधिकरण तत्पुरुष तक, अधिकरण कारक तक के कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, परंतु जो प्रथम कारक है हमारा, प्रथम उपसर्ग है ने, उसका प्रयोग नहीं होता है और ना ही संबोधन का प्रयोग होता है। तो जैसा आप जानते हैं हमारे विभक्ति और कारक 8 होते हैं, कर्ता से लेकर संबोधन तक। तो आपने जाना तत्पुरुष समास में जो कि कारक चिन्हों के आधार पर बनता है, इसमें कर्ता और संबोधन का प्रयोग नहीं होता है, बाकी सारे कारकों का प्रयोग होता है। तो जब आपने कर्ता और संबोधन निकाल दिया तो 8 कारक में से आपके पास 6 कारक सिर्फ बचते हैं। तो ये 6 कारक जो हैं कर्म से लेकर अधिकरण तक ये तत्पुरुष समास में आते हैं। इन कारकों की वजह से तत्पुरुष समास के भी 6 भेद किए गए हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, ये 6 आपके तत्पुरुष समास के भेद किए गए हैं। तो इसमें कर्म तत्पुरुष जो होता है उसको जब हम समस्त पद बनाते हैं तो कर्म कारक विभक्ति का चिन्ह को का लोप होता है। जैसे शरण को आया हुआ, शरणागत, इसमें को चिन्ह का लोप हो जाता है। यश को प्राप्त, यश प्राप्त, इस तरह से को चिन्ह का कर्म कारक में, कर्म तत्पुरुष में लोप हो जाता है। जो करण तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष का चिन्ह क्या है? के द्वारा, यानी जिसके द्वारा, जिससे क्रिया को संपन्न किया गया, उसका चिन्ह है क्या? के द्वारा या से। तो इसमें से और के द्वारा चिन्ह का लोप होता है करण तत्पुरुष में। जैसे तुलसी द्वारा कृत या तुलसी द्वारा रचित, तो इसको हम जब इसका समस्त पद बताएंगे तो हम कहेंगे तुलसी कृत। हाथ से लिखा हुआ, इसको हम क्या कहेंगे? हस्त लिखित। हाथ से लिखा हुआ यानी लिखना, जो क्रिया की गई हाथ से संपन्न की गई, इसको हम हस्त लिखित कहेंगे। तो ये आपका कर्म तत्पुरुष है। मैं पहले एक बार आपको सब बता चुकी, इसलिए मैं थोड़ा शार्ट में ही बता रही हूँ, ज़्यादा एग्जाम्पल मैं नहीं दे रही हूँ। फिर संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान यानी जिसके लिए या जिसको कुछ दिया जाए या जिसके लिए कोई कार्य संपन्न किया जाए। तो जैसा आप जानते हैं संप्रदान का चिन्ह होता है को के लिए, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए। तो संप्रदान तत्पुरुष में भी वही बात होती है। जैसे विद्या के लिए आलय, तो यहाँ पे के चिन्ह का के लिए का लोप होकर विद्यालय हो जाता है। युद्ध के लिए भूमि यानी युद्ध भूमि, ये आपका संप्रदान तत्पुरुष हो जाता है। फिर आपका अपादान तत्पुरुष है। अपादान का चिन्ह भी करण कारक की तरह ही से होता है, लेकिन इसमें आपको मैंने बता दिया है, आप जानते हैं कि इस से का प्रयोग ज्ञान अलग होने के अर्थ में किया जाता है। अलग होने के अर्थ में यानी किसी चीज़ से किसी चीज़ का अलग होने के लिए से का प्रयोग करना। जैसे ज्ञान से हीन, ज्ञानहीन, भाव से विमुख, भाव विमुख, धर्म से विमुख, धर्म विमुख, देश से निकाला, देश से निकला हुआ, जन्म से अंधा, आँख चली गई जन्म से, अलग हो गई आँख, तो जन्मांध। तो यहाँ पे अपादान तत्पुरुष होता है, जहाँ पे से अलग होने वाले अर्थ का से का प्रयोग होता है जिस तत्पुरुष में। संबंध तत्पुरुष, संबंध का चिन्ह आप जानते हैं का की के रारी रे, संबंध कारक का। तो युद्धोग का पति, युद्धोगपति, देव की मूर्ति, देव मूर्ति, राजा का दूत, राजदूत, यशोदा का नंदन, यशोदा नंदन,
यहाँ पे कारक चिन्हों का लोप है काकी के का। फिर अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण का मतलब आप जानते हैं जो समय या स्थान बताता है किसी कार्य के होने का, यानी जहाँ पे कार्य संपन्न हुआ इसका चिन्ह में या पर होता है। तो कार्य में कुशल, कार्य कुशल, आत्मा पर विश्वास, आत्मविश्वास, लोक में प्रिय, लोकप्रिय, युद्ध में वीर, युद्धवीर, धर्म में लीन, धर्मलीन, जग पर बीती, जगबीती, आप पर बीती, आप बीती, इस तरह के शब्द बनते हैं। इसमें ये अधिकरण तत्पुरुष होता है। तो आपने देखा जिस प्रकार से 6 समास हमारे होते हैं, तो आपका जो पहला अव्ययी भाव समास आपका हो गया जिसका पूर्व पद अव्यय होता है और वो पूर्व पद ही प्रधान होता है, और समस्त पद जो निर्मित होता है वो भी अव्यय शब्द ही होता है, अव्यय पद ही बनता है। दूसरा आपका है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में भी 6 प्रकार के समास होते हैं जिसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। उन कारक चिन्हों में से पहला यानी कर्ता कारक और लास्ट यानी संबोधन कारक हटाकर बाकी जो कर्म से अधिकरण तक जो 6 विभक्तियाँ हमारी बचती हैं, 6 कारक बचते हैं, उन्हीं के आधार पर ये 6 तत्पुरुष हैं। तीसरा जो हमारा समास होता है वो होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, जिसमें एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष का कार्य करता है और दूसरा पद उपमेय का कार्य करता है। तो तीसरा हमारा समास जो कर्मधारय समास है जिसमें एक पद विशेष, दूसरा पद विशेषण होता है, और या तो अथवा एक पद उपमेय और दूसरा पद उपमान होता है। जैसे कि नील गगन, यानी नीला विशेषण है और गगन विशेष्य हो गया। उसी तरह से वचनामृत मान लीजिए, या जैसे वचन जो है वो अमृत के समान है, तो इसमें उपमेय और उपमान का प्रयोग हुआ है। तो कर्मधारय समास में हमेशा एक पद विशेष से एक पद विशेषण, या तो एक पद उपमेय और दूसरा पद उपमान का कार्य करता है। इसके कुछ एग्जाम्पल अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, जैसे श्वेत कमल, नील कमल, महाराज, परमानंद। इसका आप विग्रह इस तरह से समझ सकते हैं, श्वेत है जो कमल या नीला है जो कमल, महान है जो राजा, परम है जो आनंद। ये विशेषण और विशेष्य का संबंध है इनमें आप देख रहे हैं। प्रथम पद जो है वो विशेषण का कार्य कर रहा है, श्वेत, महान, परम, नील, और दूसरा पद कमल, राजा, आनंद, कमल, ये सब विशेष्य का कार्य कर रहा है। इसी तरह उपमेय और उपमान के योग से भी होता है। जैसे पुरुष सिंह, पहला पद क्या है, उपमेय हो गया पुरुष, दूसरा पद उपमान हो गया, सिंह का उपमा दी जा रही है पुरुष को, तो इसका क्या हो जाएगा, पुरुष सिंह या सिंह पुरुष। वचनामृत में आप देख रहे हैं प्रथम पद उपमेय, यानी वचन जो है उपमेय है, उसको उपमा किस चीज़ की दी जा रही है, अमृत की, तो अमृत यहाँ पे उपमान हो गया। या विद्याधन, तो विद्या यहाँ पे उपमेय है और धन उपमान है, तो इसका विद्याधन यानी विद्या रूपी धन, वचनामृत यानी वचन रूपी अमृत। पुरुष सिंह रूपी पुरुष। उपमेय और उपमान के योग से ये शब्द बने हुए हैं, यानी पहले उपमेय पहला पद है, दूसरा पद उपमान है। उसी प्रकार कुछ शब्द इसमें कर्मधारय समास में ऐसे भी होते हैं जिसमें पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। जैसे कमल नेत्र, तो कमल उपमेय है पहला पद और दूसरा पद उपमान नेत्र है, यानी नेत्र को कमल के समान बताया गया है। चंद्रमुख, चंद्र उपमेय है और मुख उपमान है। घनश्याम यानी घन उपमेय है और श्याम उपमान है। तो ये आपका कर्मधारय समास हो गया। कर्मधारय समास में मुख्य रूप से समझ लीजिए
एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। इसमें पहला पद भी विशेष्य हो सकता है और दूसरा पद भी विशेष्य हो सकता है और प्रथम पद भी विशेषण हो सकता है, दूसरा पद भी विशेषण हो सकता है। उपमेय, उपमान और विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। इसमें कौन सा पद विशेष्य होगा, कौन सा पद विशेषण, ये निश्चित नहीं होता है। कभी दूसरा पद भी हो सकता है, कभी प्रथम पद भी हो सकता है, कभी उत्तर पद भी हो सकता है। यही बात उपमेय और उपमान पे भी लागू होती है, यही बात विशेषण और विशेष्य पर भी लागू होती है। आपका जो चौथा समास है वो है द्विगु समास। द्विगु समास जिसमें हमेशा प्रथम पद संख्यावाची होता है। द्विगु समास का प्रथम पद हमेशा संख्यावाची होता है, जैसे चौराहा, त्रिमूर्ति, त्रिलोक, यानी नवरत्न, पंचरत्न, पंचानन, पंचामृत, इस तरह का शब्द, यानी पहला पद संख्यावाची ही होता है द्विगु समास में। पंचतंत्र यानी 5 तंत्रों का समाहार, चौराहा यानी 4 राहों का समाहार, 9 ग्रह यानी 9 ग्रहों का समूह, अष्टाध्यायी यानी 8 अध्यायों का समूह, त्रिमूर्ति यानी 3 मूर्तियों का समूह। इस तरह से जो होता है पहला पद संख्यावाची जहाँ पे होता है वहाँ पे हमारा द्विगु समास होता है। फिर आगे द्वंद्व समास अगला आपका है 5वां समास, जो कि सबसे इजी होता है। इसमें 2 पदों के बीच में और या अथवा चिन्ह का प्रयोग होता है, जिसका लोप करके उसके स्थान पे योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वो द्वंद्व समास कहलाता है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग करके हम समस्त पद में परिवर्तित करते हैं। जैसे माता और पिता, राम और कृष्ण, दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। इसमें कोई पद प्रमुख नहीं होता है और कोई पद इसमें गौण नहीं होता है, दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। तो ये आपका द्वंद्व समास हो गया। माता और पिता, भाई और बहन, राम और कृष्ण, काला और गोरा, दिन और रात, दोनों पदों में जिसमें समानता हो और बीच में योजक चिन्ह हो वहाँ पे हमेशा द्वंद्व समास होता है। इसके बाद आपका है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, इस समास में विद्यमान दोनों पदों के अतिरिक्त एक अन्य पद होता है जो कि प्रधान पद होता है। यानी जो 2 पद होते हैं उन दोनों के अर्थ से अलग एक नया शब्द होता है जो कि प्रधान होता है, वह पद मुख्य होता है उस समास का। जैसे मैंने आपको योग रूढ़ बताया था, योग रूढ़ शब्द बताते समय मैंने आपको बताया था कि 2 शब्दों का मेल से कि कोई तीसरा एक शब्द ऐसा बनता है जिसका कोई एक मेन एक पर्टिकुलर अर्थ होता है, उन 2 शब्दों से संबंधित अर्थ वो नहीं होता है, उसको योग रूढ़ शब्द वो होते हैं। सेम वही चीज़ उन्हीं वह शब्द ही बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, या बहुव्रीहि समास ही हमेशा योग रूढ़ शब्दों के एग्जाम्पल बनते हैं। तो यहाँ पे दोनों पदों के अतिरिक्त एक अन्य पद होता है जो प्रधान होता है, तथा समस्त पद किसी अन्य पद के लिए प्रयुक्त होता है। जो समस्त पद बनता है वो किसी अन्य पद के लिए प्रयुक्त होता है, उसे ही बहुव्रीहि समास कहते हैं। इस समास के दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और उसका अर्थ कुछ अलग होता है। जैसे आप कहीं कहीं देखेंगे बहुव्रीहि कर्मधारय और द्विगु समासों के साथ समानता दिखाई देती है आपको, किंतु अर्थ करने पर आपको इसका भेद स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। बहुव्रीहि कौन सा है, कर्मधारय कौन सा है और द्विगु कौन सा है। जैसे चंद्रशेखर, चंद्रशेखर अगर हम कहते हैं तो यहाँ पे विशेषण और विशेष का अर्थ आप कहीं लगा सकते हैं, उपमेय उपमान लगा सकते हैं कि सिर पर है चंद्रमा जिसके, ये विशेषता नहीं है। यहाँ पे चंद्रशेखर महादेव के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो ये विशेषण ना हो करके यह बहुव्रीहि समास होगा। अगर यहाँ पे विशेषण विशेष होता किसी और के लिए ये बात होती
तब वहाँ पे कर्मधारय समास बन सकता था। यहाँ पे आप देख रहे हैं चंद्रशेखर, दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं है, ना चंद्र ही प्रधान है ना शेखर ही प्रधान है। दोनों पद को मिलाकर नया शब्द शंकर नए पद के रूप में जो प्राप्त हुआ हमें, शंकर, जिसका अर्थ है शंकर जी की ओर संकेत करते हैं ये शब्द। तो यह बहुब्रीहि समास का यही एग्जाम्पल है कि दोनों पद मिलकर किसी नए पद का निर्माण करते हैं जिसका अर्थ एक नया अर्थ जो देता है। उन दो शब्दों के अर्थों के अलावा एक नया अर्थ देता है बहुब्रीहि समास हमेशा। जैसे उदाहरण पीतांबर, जैसे हमने नीलकमल आपको बताया था कर्मधारय समास का एग्जाम्पल, तो आप यहाँ भी सोच सकते हैं कि जब नीलकमल कर्मधारय है तो पीतांबर यानी पीलांबर क्यों नहीं है। यहाँ भी तो विशेषण विशेषण की संबंध हो सकते हैं, लेकिन पीतांबर का जब आप अर्थ करेंगे, अर्थ करने पर आपको समझ में आएगा कि पीतांबर अर्थात विष्णु, पीला है वस्त्र जिसका वह विष्णु। गजानन यानी गज के समान मुख वाला, गज जैसे मुख वाला। तो यहाँ भी आप विशेषण विशेष करके कर्मधारय कर सकते हैं या, लेकिन यहाँ पे भी गजानन का मतलब श्री गणेश जी हैं, अर्थात यहाँ पे भी बहुब्रीहि है। नीलकमल तो हमने आपको बताया था कि कर्मधारय है, लेकिन अगर हम कहते हैं नीलकंठ तो वो कंठ की विशेषता नहीं है नीला, यहाँ पे विशेषता क्या है, नीलकंठ यानी शिव जी जिन्होंने विष को पीकर अपने कंठ को नीला किया, उस शिव के लिए हम नीलकंठ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। घनश्याम अर्थात घन के समान जो श्याम है, यहाँ पे भी विशेषण और विशेष का संबंध नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी श्री कृष्ण के लिए घनश्याम शब्द का प्रयोग हो रहा है। त्रिनेत्र, त्रिलोचन, ये आपके द्विगु समास लग रहे हैं क्योंकि संख्यावाची शब्द है, प्रथम पद संख्यावाची है, लेकिन ये क्या है, त्रिनेत्र और त्रिलोचन हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, शिव जी के लिए प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे भी ये बहुब्रीहि समास होगा। उसी प्रकार चतुर्भुज, चतुर्भुजी, ये हम चतुर्भुज किसके लिए प्रयोग करते हैं, हम भगवान विष्णु के लिए चतुर्भुज शब्द का प्रयोग करते हैं, हम भगवान विष्णु को चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पे द्विगु समास नहीं होगा कि चार भुजाओं का समूह है तो यहाँ पे द्विगु समास होगा, यह नहीं होगा, यहाँ पे भी बहुब्रीहि समास होगा। खडानन, 6 आनन है जिसके 6 सिर वाले, तो यहाँ पे 6 सिर वाला और कोई नहीं, सिर्फ कार्तिकेय जी हैं, यानी ये एक विशेष अर्थ में प्रयोग हो रहा है खडानन का, किसी एक व्यक्ति के लिए खडानन शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो ये बहुब्रीहि समास है। बीड़ा पाणी, बीड़ा हाथ में है जिसके, कोई भी हाथ में बीड़ा लिया है तो हम उसको नहीं कह सकते कि बीड़ा पाणी, हम श्री माँ सरस्वती को ही बीड़ा पाणी कहते हैं, जो आप विद्यार्थियों के, हम अध्यापकों की अधिष्ठात्री देवी होती हैं, उनको हम बीड़ा पाणी कहते हैं। पाणी मीन्स हाथ, और बीड़ा आप समझते हैं एक वाद्य यंत्र है, तो जिसके हाथ में बीड़ा वह कौन, सरस्वती। श्वेतांबरा, यहाँ आप सोच सकते हैं कि विशेषण है, श्वेत है अंबर जिसके वस्त्र सफ़ेद हैं, यह विशेषता विशेषण की बात, विशेष और विशेषण की बात नहीं है। यहाँ पे श्वेतांबरा माँ सरस्वती की उपाधि है, माँ सरस्वती को हम श्वेतांबरा कहते हैं। इसी प्रकार आपने देखा कि बहुब्रीहि समास जो होता है इसमें दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि एक तीसरा पद प्रधान होता है। एक तीसरा पद जो समस्त पद बनता है उसका अर्थ दोनों शब्दों के अर्थों से भिन्न, उत्तर पद और पूर्व पद दोनों समासिक पदों से भिन्न एक नया अर्थ देता है, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। मैंने आपको अंतर समझा दिया, मैंने क्लास लेते समय भी आपको समास में अंतर समझाया था। आपके पुस्तक में समास काफ़ी गलत दिया था, इसलिए मैंने पुस्तक से आपको नहीं पढ़ाई थी। तो अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको समास का नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी, या PDF बना के मैं आपको डाल दूंगी आपके ग्रुप पे। अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा और मैं आपको समास का PDF बनाकर आपके लिंक पे डाउनलोड कर दूंगी, आप उससे पढ़ सकते हैं, या जो मैं पढ़ा रही हूँ उसके अनुसार आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार आपको बहुब्रीहि और कर्मधारय समास में अंतर बताती हूँ तथा द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर बताती हूँ।
बहुव्रीहि और कर्मधारय समास का एक सूक्ष्म अंतर आप समझ लीजिए। कर्मधारय समास के दो पद विशेषण विशेष अथवा उपमेय और उपमान के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जबकि बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का काम करता है। अर्थात समस्त पद जब बनने के बाद ही वह किसी विशेषण के लिए काम। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, आप पीत है जो अंबर विशेषण विशेष हो गया कर्मधारय समास, लेकिन पीत है अंबर जिसका विष्णु, अर्थात यह बहुव्रीहि समास हो गया। महात्मा, महान है जो आत्मा, यहाँ पे कर्मधारय समास है। महान है जो आत्मा, आत्मा महान बताई जा रही, विशेषता है आत्मा की महानता। महान है आत्मा जिसकी, यहाँ पे अगर हम कहते हैं महान है आत्मा जिसकी किसी विशेष व्यक्ति के लिए, अगर हम वो व्यक्ति महात्मा है तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। यही छोटा सा डिफरेंस होता है। यहाँ पे कर्मधारय समास में दो पद में से एक विशेषण और एक विशेष्य होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है। इसी तरह बहुव्रीहि और द्विगु समास में भी बहुत छोटा सा अंतर होता है। अंतर को भी उसका अर्थ देखकर ही समझा जाता है, इन दोनों के बहुव्रीहि और द्विगु समास के अंतर को भी। जैसे त्रिफला, तीन फलों वाला समूह, तीन फलों का समूह त्रिफला हो गया। लेकिन हम अगर त्रिनेत्र कहते हैं, त्रिलोचन कहते हैं, तो यहाँ पे तीन क्या है, तीन संख्यावाची न होकर के त्रिलोचन यानी शिव के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पे बहुव्रीहि होगा। चौराहा अगर हम कहते हैं तो वो चार राहों का समाहार यानी द्विगु समास है। अगर हम चतुर्भुज कहते हैं तो वो भगवान विष्णु के लिए कहा जाता है। चतुर्भुज भगवान विष्णु का विशेषण है, तो उसको हम बहुव्रीहि समास मानते हैं। कुछ विद्वान तो कर्मधारय और द्विगु समास को तत्पुरुष समास के उपभेद के रूप में मानते हैं। उनका मानना होता है कि इन दोनों समासों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है। इस प्रकार उनके विचारानुसार समास के चार ही भेद होते हैं, जो आपके पुस्तक में दिया हुआ है। समास के चार भेद मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि आपके पुस्तक में चार भेद दिए हुए हैं, तो कुछ विद्वान उसी तत्पुरुष में ही इनको भी ऐड करते हैं, कर्मधारय समास को और द्विगु समास को। इस वजह से लेकिन इससे काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है पढ़ने में, और ये सही भी नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है ऐसा, और कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि समास के चार ही भेद होते हैं, और द्विगु समास और कर्मधारय समास जो है तत्पुरुष समास के उप रूप हैं, उनको उपभेद हैं, और उन्हीं के रूप में इनका प्रयोग करते हैं। तथा कुछ विद्वान तत्पुरुष समास के कुछ और भेद मानते हैं, जैसे मध्य पद लोपी तत्पुरुष, नियत तत्पुरुष, ये दो तीन और तत्पुरुष समास मानते हैं। तो खैर जाने दीजिए, इतना ज़्यादा कुछ डिटेल में पढ़ने को आपको ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको इसलिए समझा दिया कि आपकी पुस्तक में जो चार समास दिए हुए हैं उसके बारे में आप सोचेंगे कितनी गलत कैसे पुस्तक है। तो यहाँ पे कुछ विद्वानों का मत ही ऐसा है कि चार ही समास होते हैं हमारे, और तत्पुरुष समास के ही ये सारे भेद हैं, इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया।
मैंने आपको संधि पढ़ाया था और उसके बाद मैंने आपको समास पढ़ाया, तो मैं सोचती हूँ एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूँ, संधि और समास में अंतर। आपने संधि में भी देखा कि दो वर्णों के मेल से संधि का निर्माण होता है, संधि नए शब्द बनते हैं, उसको संधि कहते हैं। फिर आपने समास में भी देखा कि दो पदों के मेल से जो नए शब्द का निर्माण होता है, नए पद का निर्माण होता है, वो समास कहलाता है। तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं सोचती हूँ कि आपको दोनों का अंतर एक्सप्लेन कर दूँ। आपने देखा संधि में जो दो शब्दों के मेल होते हैं उनमें पहले शब्द का आखिरी वर्ण तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्णों के योग से नए शब्दों का निर्माण होता है। मात्र दो वर्णों का मेल उसमें महत्वपूर्ण होता है। आगे पीछे क्या शब्द हैं, क्या वर्ण है, उनसे मतलब नहीं होता है। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, हम उन्हीं के बारे में अध्ययन करते हैं कि किन दो वर्णों में मेल हुआ है, उनसे क्या विकार उत्पन्न हुआ, क्या परिवर्तन आया है। जबकि समासिक पद में या समास में हम दो पदों या दो से अधिक पदों का मेल करते हैं। दो या दो से अधिक पदों के योग से जो संधि होता है, जो मेल होता है, उसको हम समास कहते हैं। तो ये संधि और समास के अंतर हैं। उसमें आप देखते हैं कि वर्णों का मेल होता है, यानी शब्द का पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जो होता है, उन्हीं के मेल पर ध्यान दिया जाता है, उन्हीं का योग मुख्य होता है, वही संधि करने के लिए पर्याप्त होते हैं। जबकि समास में दो या दो से अधिक पदों को योग से समासिक पद या समस्त पद का निर्माण होता है। तो ये आपका संधि और समास दो चैप्टर आपका क्लियर हो गया। आपको जो भी कन्फ्यूजन होगा, जो भी डाउट होगा, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसको आपका कन्फ्यूजन क्लियर किया जाएगा, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। और बाकी अगर आपको समास की नोट्स की ज़रूरत होगी तो मैं इसका PDF बना करके डाउनलोड कर दूँगी। आप उससे पढ़ सकते हैं, या मैं आपको इसका जैसे भी आप चाहेंगे उस तरह से मैं आपको दे सकती हूँ इसका नोट्स। तो आज का यही रिवीजन समाप्त होता है। ये आपका दूसरा चैप्टर यानी समास का रिवीजन कंप्लीट हो गया। बाकी मैंने आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी है। दोनों चैप्टर की आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है, तो आप एक्सरसाइज खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं और उसको अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने बारीकी से समझा कर एक एक एक्सरसाइज करवाई है। हर एक्सरसाइज में एक्सप्लेन करके बताती हूँ, मैं टिक करके फ़ोटो नहीं भेजती हूँ आपको। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आती होगी और आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। उसके लिए वीडियो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप तैयारी में अपने लगे रहिए और आप अपने अच्छे से सेल्फ स्टडी द्वारा तैयारी करिए। रिवीजन मैं करवाती रहूँगी। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।